नमस्कार दोस्तों, नारायण नारायण। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट थर्ड डायमेंशन में। थर्ड डायमेंशन यानी तीसरा आयाम। आपने हर परिस्थिति के दो पहलू अवश्य ही सुने होंगे, लेकिन हर परिस्थिति का एक तीसरा पहलू थर्ड डायमेंशन भी होता है। हमारा ये मानना है कि जीवन में उन्नति के लिए, विकास के लिए, जीवन को खुशियों से भरने के लिए इस थर्ड डायमेंशन को समझना और जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान की इस परिस्थिति को समझने के लिए हम आपको मिलवाएंगे ऐसी ही कुछ हस्तियों से जो हमें और आपको रूबरू कराएंगे थर्ड डायमेंशन से, जिससे समाज को जीवन के प्रति एक नवीन अंतर्दृष्टि मिल सकेगी। दर्शकों, थर्ड डायमेंशन की अपनी इस यात्रा में अब आपको मिलवा रहे हैं हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निकिता जी सूले से, जो कि मुंबई के प्रसिद्ध गवर्नमेंट हॉस्पिटल जगजीवन राम में कार्यरत हैं। निकिता जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। आइए मिलते हैं निकिता जी से। नारायण नारायण निकिता जी, वेलकम टू आवर शो थर्ड डायमेंशन। Thank you for having me. थैंक यू। थर्ड डायमेंशन का हम एक विशेष उद्देश्य से हमने इसको स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं हम लोगों को हर फील्ड में कुछ ऐसी अंतर्दृष्टि दे सकें, ऐसा कुछ इंसाइट दे सकें जो वर्तमान की जो सिचुएशन चल रही है उसमें लोगों को हेल्प कर सके। तो निकिता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल मेंटल हेल्थ जो वर्ड है बहुत प्रेवलेंट है लोगों के बीच में, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग आर नॉट वेरी अवेयर अबाउट टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। तो प्लीज कैन यू एलोबरेट व्हाट इज टोटल मेंटल हेल्थ? Right. So obviously जैसे हम जानते हैं कि आजकल की जो पैंडेमिक सिचुएशन है, जो स्थिति है, इस स्थिति में ज़्यादातर ये मेंटल हेल्थ वाली जो बात है वो ज़्यादा छिड़ी हुई है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कई सालों से चल रहा है और हमारे बीच में बहुत सालों से रहा है। सो जैसे एक तीन प्रकार के हेल्थ होते हैं। एक होता है शारीरिक हेल्थ, जो हमारा फिजिकल हेल्थ जो हम कहते हैं। दूसरा होता है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। और तीसरा स्पिरिचुअल हेल्थ होता है यानी कि आध्यात्मिक हेल्थ, विच इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। लेकिन अगर जब हम मानसिक स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो ये एक स्थिति होती है जहाँ पे एक इंसान अपने योग्यताओं को पूरी तरीके से समझ लेता है, समझ पाता है, जो पोटेंशियल होता है उसे पूरी तरीके से अचीव करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, जो अपने असाधारण तनाव होते हैं जीवन के, उससे कैसे सामना करे, उसके उसके पास वो रिसोर्सेज होते हैं। और तीसरी चीज मतलब वो अपने सोसाइटी में, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो जब ये तीन चीजें हम लोग जब फुलफिल कर पाते हैं तभी हम कहते हैं कि इंसान का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी, ये दोनों चीजों की जब बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान मानसिक स्वस्थ है और दूसरा इंसान मानसिक बीमार है। ऐसा नहीं होता है। हम लोग सब लोग एक तरीके से एक रूलर पे रहते हैं कि जैसे 0 से लेके 10 के बीच में हम लोग हर एक इंसान कोई ना कोई एक नंबर पे रहता है। सो जब कोई इंसान एक सपोज मे बी 8 नंबर से ज्यादा हो जाए तो हम लोग उसे क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं या मानसिक बीमार कहते हैं। लेकिन हर एक इंसान कोई ना कोई किसी ना किसी नंबर पे होता है। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग कोई भी तनाव रहता है उन्हें शायद से बेटर हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि सबके कोपिंग रिसोर्सेज जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो ये जो चीजें होती है, जैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा जो तत्व रहता है, नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है, हमारा बिहेवियर जो रहता है, किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ में, तो इन सब की स्टडी की जाती है जो कि हमारे साइकोलॉजी फील्ड में की जाती है। और ये स्टडी करने के बाद हम इंसान की पहचान करने में हमें ज्यादा मदद मिलती है और इस हिसाब से एक पूरी तरीके से एक साइंटिफिक फील्ड डेवलप किया गया है। तो इट्स अ वेरी वेल डेवलप्ड फील्ड, काफी साइंटिफिक है, काफी सारे इनफैक्ट हम लोग योगा और बाकी भी काफी ईस्टर्न फिलोसफीज जो है हमारी, वैदिक लिटरेचर, ये भी पढ़ाई करते हैं। साथ साथ जो वेस्टर्न फिलोसफीज होती है उसकी भी पढ़ाई की जाती है। तो एक पूरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हम देने का कोशिश करते हैं लोगों को। तो इस तरीके से पूरा मानसिक स्वास्थ्य का जो सर्विस है वो दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि
जब हम अपने भावनाओं में, अपने व्यवहार में और अपने प्रोजेक्शन में एक लेवल तक बेटर तरीके से बिहेव करते हैं, और जब हम बेटर तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाते हैं, तो उसको हम तभी हमें बोलना चाहिए कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर हमें कहीं पर बिल्कुल। भी, हम्म। हाँ, या कहीं पर भी हमें किसी भी तरीके का अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने आउटपुट में अगर इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर्स को कंसल्ट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो हम लोग बेसिकली एक प्रकार से एक चीज़ फ़ॉलो करते हैं जहाँ पे अगर एक इंसान को डिस्ट्रेस हो रहा है, यानी कि खुद जब जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से सोच रहा है, उस चीज़ से उन्हें खुद तकलीफ़ हो रही है, तो मानसिक प्रोफ़ेशनल के पास जाने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, अगर वो किसी अपने आप को या दूसरों को हार्म पहुँचा रहा है, हानि पहुँचा रहा है, तो उसे ज़रूरत होती है किसी प्रोफ़ेशनल को देखने के लिए। तीसरी चीज़, मतलब उसे अगर कहीं पे भी डिसफंक्शन महसूस हो रहा है, अपने काम-काज में, सोसाइटी में, सोशल रिलेशनशिप्स में, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ, या जैसे मैं पहले करता था अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब ये हो जाता है, तभी हम कहते हैं कि मदद की ज़रूरत हो जाती है इंसान को। निकिता जी, मैं आपसे एक चीज जानने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मली मानसिक स्वास्थ्य को लेके कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, कई सारे, किसी को हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, किसी को हम काउंसलर बोलते हैं, किसी को हम साइक्रेटिस्ट बोलते हैं। तो हुँ। ज्यादातर लोगों को इन चीजों के, इन सारे कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस नहीं पता। तो जरा प्लीज आप हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जब इंसान को प्रॉब्लम होता है मानसिक तौर से, हमें पता नहीं होता है कि किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स का कैसे रहता है, बहुत पहले से हमें पता है कि शारीरिक रूप से कोई दिक्कत होती है तो हमें पता है आँख का प्रॉब्लम है तो आई डॉक्टर के हाँ। पास जाना है, लेकिन मानसिक रूप से कहाँ जाना है? सो सबसे पहले, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से दिक्कत है, जो कि हम क्लिनिकल डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, अगर वो दिक्कत होती है, तो मनोचिकित्सक जो रहते हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनके पास जाना अनिवार्य हो जाता है, बिकॉज़ वो लोगों के पास एक मेडिकल डिग्री रहती है, एमबीबीएस की डिग्री रहती है, विथ एन एडिशनल स्पेशलाइज़ेशन साइकियाट्री में। तो उनके पास पूरा दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देने का अधिकार रहता है। सो दवाइयाँ जो है साइकियाट्रिस्ट के अलावा और कोई भी आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। सो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मानसिक बीमारी सिर्फ़ हमारे विचार और भावनाओं तो होते ही है, बट उसके साथ-साथ हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं दिमाग में, वो भी उसकी ऊँच-नीच हो जाती है। साथ-साथ और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है, पेट की समस्या आ जाती है, कभी-कभार या एंग्जायटी में हम लोगों को ब्रेथलेसनेस महसूस होता है, हमारा एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फंक्शन करता है। तो ये सारी दिक्कतों के लिए कभी-कभार दवाइयाँ अनिवार्य हो जाती हैं। सो साइकियाट्रिस्ट दवाइयाँ के साथ-साथ, हालाँकि वो लोग बहुत ज़्यादा थेरेपी वर्क में नहीं काम करते, लेकिन दवाइयों के लिए डेफ़िनिटली साइकियाट्रिस्ट। जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो होते हैं नैदानिक मनोचिकित्सक, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मैं जो हूँ वो नैदानिक मनोचिकित्सक हूँ। हम्म। हम्म। सो हम बेसिकली आपको आपका डायग्नोसिस कर सकते हैं, आपका पूरा साइकोलॉजिकल जो भी असेसमेंट्स होते हैं, जो भी जाँच-पड़ताल होती है, कुछ-कुछ टेस्ट्स होते हैं, तो वो कर पाते हैं, और साथ-साथ थेरेपी। तो थेरेपी में अलग-अलग तकनीक होते हैं, बातचीत करके एक थेरेपी होती है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। तो बहुत सारे अलग-अलग थेरेपीज़ बनाए गए हैं अलग-अलग प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए। तो वो जो होता है वो हम कर पाते हैं। बाकी काउंसलर्स होते हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री होती है साइकोलॉजी में। सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो अगेन थेरेपी कर पाते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों से नहीं डील करते हैं, बट आम परेशानियाँ जैसे कि मियाँ-बीवी में झगड़ा, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कहते हैं हम लोग, या फिर दूसरे लोगों के साथ बात करने में दिक्कत आती है लोगों को, या फिर कहिए कि जॉब में हम एडजस्ट नहीं हम्म। कर पा रहे हैं, हाँ। एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मैरिटल, या फिर कुछ-कुछ कभी-कभार हमारा थॉट प्रोसेस, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम्स,
सो ये सारी जो दिक्कतें होती है वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर पाते हैं। सो उसके साथ साथ बाकी साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स रहते हैं जो कि हमें थोड़ा हेल्प करते हैं कि सोशल वर्क से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उस तरीके से कैसे पहुंचाया जाए वो स्कीम्स तक। जैसे डिसेबिलिटी के अलग अलग स्कीम्स रहते हैं, सो वो उसमें मदद करते हैं। साइकेट्रिक नर्सेज होते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल्स, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। अलग भी है, जैसे कॉर्पोरेट में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट वो अलग तरीके से काम करते हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मानसिक प्रॉब्लम से, तो मनोचिकित्सक और नैदानिक मनोचिकित्सक इन दोनों के पास जाना अनिवार्य हो जाता है। निकिता जी, आजकल काउंसलर्स का भी काफी प्रचलन है, और विदेशों में तो एक काउंसलर को मिलना मतलब एक अनिवार्यता जैसे की तरह ट्रीट करने लगे हैं कि आपको वंस इन अ मंथ, जैसे जिस तरह आप टोटल हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं उस तरह आपको काउंसलर को भी मिलना चाहिए, ऐसा माना जाता है विदेशों में। तो आपको जो भारत वर्ष में जो सिचुएशन है, स्पेशली ये जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, इस पेंडेमिक के दौर में क्या आपको लगता है कि हमें भी काउंसलर से मिलकर अपने मन के भयों को और उनको डिस्कस करना चाहिए? बिल्कुल। इनफैक्ट कैसा है कि इंडिया में कई साल से मानसिक स्वास्थ्य को लेके या मानसिक बीमारी को लेके, इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं पूरे जग भर में एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि जब कोई बोलता है कि मैं काउंसलर के पास जा रहा हूँ या मनोचिकित्सक के पास जा रहा हूँ, सब लोग उसे जज करने लग जाते हैं। सब लोग उसे कहते हैं कि क्यों जाना है, हमसे बात करो, हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम। सो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो क्या होता है, कई बार हम ये कभी नहीं कहेंगे, अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि अरे मैं हड्डी ठीक कर देता हूँ या मैं आपकी बीमारी सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा हम्म। कभी नहीं कहते। लेकिन मानसिक प्रॉब्लम्स के साथ हमेशा ये कहा जाता है और ये सदियों से चल रहा है। तो ये जो चीज़ है ये चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में हर जगह अगर आपको मानसिक तरीके से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, काउंसलर से बात करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एक तो जो आपको मत मिलता है या आपको जो पर्सपेक्टिव मिलता है वो एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव होता है, एक स्ट्रेंजर से मिलता है। सो ये हम्म। इंसान आपको जज नहीं करता है। और हमारा जो काउंसलिंग रूम रहता है वो पूरी तरीके से एक सेफ रूम रहता है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ बिना हिचकिचाहट कह सकते हैं। और जो भी रहता है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है, किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो ये कुछ एथिक्स रहते हैं जो हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। सो जब ये होता है तो एक इंसान को खुली तौर से बात करने का एक साधन मिलता है। एट द सेम टाइम जो प्रॉब्लम रहती है वो एक अनबायस्ड नॉन जजमेंटल तरीके से सॉल्व की जाती है। एंड हम एडवाइस नहीं देते, हम्म। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें कोई हक नहीं है कि आपके लाइफ के डिसीजंस हम ले, ये हम हम्म। नहीं करते हैं। जब लेकिन वी विल हेल्प यू टू मेक द योर डिसीजन, एक मेक योर डिसीजन, ओन राइट। डिसीजन। कि जो राइट। आपके जो थॉट्स और भावनाएं जो क्लाउड कर रहे हैं आपके विचारों को, तो उसमें हम आपको क्लैरिटी देने में मदद करते हैं। लेकिन हम दावा नहीं करेंगे कि हम आपके डिसीजंस लेंगे, क्योंकि हमें ये हक नहीं है आपके लाइफ हम्म। के डिसीजन बनाने के। सो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीकिंग हेल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा बताया निकिता जी आपने, क्योंकि बिकॉज आजकल लोगों को बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों से निकल रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि स्टिग्मा रहता है लोगों में कि काउंसलर के पास गए या सेक्रेटरी से बात की तो लोगों को ऐसा लगेगा। तो अब आपकी बात सुनकर लोगों को एक हौसला मिलेगा कि नहीं, गोइंग टू अ काउंसलर इज अ वेरी कॉमन थिंग, और जहां आप जाकर अपना वेंट आउट हो सकते हैं, अपने मन की बातों को आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, निकिता जी। एक्चुअली मूवीज़ ने सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मूवीज़ ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला है, जहाँ पे मूवीज़ में शॉक थेरेपीज़ और ये सारी जो चीज़ें दिखाई गई है, तो उसके वजह से लोगों में एक भय बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है काउंसलिंग रूम में, थेरेपी रूम में, यहाँ तक कि साइकियाट्रिस्ट के भी रूम में ऐसा कुछ नहीं होता है। निकिता जी, मुझे ये बताएं कि आजकल जो पेंडेमिक चल की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कहाँ तक आपको लगता है कि काउंसलिंग और या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात करने की जरूरत है पेशेंट को, जिससे पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो सके? क्या लगता है आपको कि ये जरूरी है आजकल बहुत, आजकल जी। की जो सिचुएशन है? तो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैं फ़िलहाल जगजीवन राम हॉस्पिटल से जुड़ी हूँ, जो कि मुंबई सेंट्रल का एक हॉस्पिटल है।
सो वहाँ पे मुझे अपॉइंट किया गया है कोविड पेशेंट्स का काउंसलिंग और थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सो क्या होता है कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जग भर में कोरोना के विषय बहुत ज़्यादा भय, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ऑलरेडी स्प्रेड हुई है। ये सिचुएशन नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा-सा आपको भय के बारे में बताऊँ, तो भय बेसिकली बुरी चीज़ नहीं होती है। भय जो होता है वो एक तरीके का हमारा शरीर का एडेप्टिव मैकेनिज़्म होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सामने खतरा है और उसके वजह से हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है कि हमें उस खतरे से भागना चाहिए या खतरे का सामना करना चाहिए। जिसे हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। सो भय जो होता है वो बुरा नहीं होता है, लेकिन क्या होता है जब भय ज़्यादा इंटेंसिटी में हो जाता है और हमें विचार करने में तकलीफ हो जाती है, कोई भी क्लैरिटी नहीं आती है, तब वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। सो जब भी कोई पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, जैसे कोविड हो जाता है उन्हें, सो कोविड का हम जानते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस लेने में तकलीफ होना या फिर बुखार, मुंह का टेस्ट और नाक का स्मेल चले जाना, ये सारे कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं। सो इंसान जब डायग्नोस होता है कि उनका रिपोर्ट आ जाती है कि कोविड पॉजिटिव है, सो बहुत ज़्यादा उनमें भय निर्माण हो जाता है कि अब क्या होगा? आगे क्या? क्या हो जाएगा मेरे साथ में? तो उस टाइम पे हमें समझना इम्पोर्टेंट होता है कि ये लोग जो है क्लियरली नहीं सोच रहे किसी चीज़ के बारे में। भय में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। सो उन्हें एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि समझाए कि ऐसा नहीं है, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपका जो साँस लेने में तकलीफ हो रहा है, उसके साथ अगर आप एंग्ज़ायटी जोड़ देंगे, तो और तकलीफ बढ़ेगी आपके लिए। शायद से सांस लेने में उतनी तकलीफ नहीं हो रही होगी, लेकिन एंग्जाइटी के कारण वो ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही होगी। वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखा गया है। बहुत पेशेंट्स में गुस्सा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ ये? इतना बीमारी फैला है, लेकिन मैं ही क्यों मिला था कोरोना को आने के लिए? ऐसी चीज़ें हो जाती है। कुछ लोगों में गिल्ट बहुत ज़्यादा रहता है, ग्लानि बहुत रहती है कि मेरे वज़ह से सोसाइटी मेरी सील हो गई है, फैमिली को क्वारंटाइन कर दिया है, बाकी लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। ये सारे इमोशंस से उन्हें गुज़रना पड़ता है। कुछ लोगों को ट्रॉमा हो जाता है कि क्या होता है, वार्ड सेटिंग रहता है, तो कभी-कभार अनफॉर्च्यूनेटली कोई डेथ्स हो जाती है। वो उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने मिलता है, जो कि यूजुअली वो नहीं देखते हैं। वो ट्रॉमा को हमें हैंडल करना पड़ता है। बहुत बार नींद और भूख में प्रॉब्लम्स होती है। ये सारी जो दिक्कतें हैं वो मैंने कोविड वार्ड में देखा है। एंड ये जो रहता है, एक्सटर्नल सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहता है, प्रोफेशनल सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है वो आइसोलेशन वाली कंडीशन है। यूजुअली जब इंसान हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो फैमिली फ्रेंड्स सब मिलने आते हैं, इट्स मोर लाइक अ गेट टुगेदर जैसा ही बन जाता है जब भी हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है। बट यहाँ पे सिचुएशन वैसी नहीं है, यहाँ पे इंसान को अलग रखा जाता है। एक तो ये जो आइसोलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो ही बहुत ज्यादा इंसान को उदास कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई भी पेशेंट एडमिट होता है, हर एक पेशेंट को एक फोन कॉल किया जाता है कि आप कैसे हैं, क्या स्थिति है, रिपोर्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, उससे तकलीफ हो रही है, या फिर मानसिक तौर से कोई भी दिक्कत हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछ लेते हैं। एंड कभी भी कोई भी पेशेंट को लगे कि हाँ, इसे ज़रूरत है, जो साइकोलॉजिस्ट ऑन ड्यूटी रहता है वो उनसे मिल के आता है और उन्हें काउंसलिंग देता है। और इससे हमने बहुत फ़ायदा देखा है, इससे हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है लोगों में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कोविड वार्ड्स में होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ये तो निकिता जी बात हो गई हॉस्पिटल्स की, लेकिन बहुत सारे लोग जिसके घर में किसी को कोविड हो गया है, जिसके घर में किसी को वायरस ने पकड़ लिया है, वो घर में पेशेंट और घर में ही उनको क्वारंटाइन किया गया है और घर के बाहर के घर में और सदस्य भी रह रहे हैं। तो इन दोनों का किस तरह से क्या-क्या चीजें आप बताना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखें, किस तरह से अपने आप को हौसला दें, किस तरह से अपने आप को हिम्मत दें? क्योंकि जैसे आपने बोला कि बाहर चारों तरफ इतना कुछ सुनते हैं, तो कोरोना के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को कूल एंड काम रख सकें
और पेशेंट जिसको क्वारंटाइन किया गया है वो भी अपने आप को कूल एंड काम रख सके। ऐसे कुछ टिप्स जी। बताएं उन लोगों के लिए जिससे वे अपने आप को शांत रख सके। राइट। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है वायरस के बारे में, क्योंकि हम इतने वीडियोस देखते हैं, इतने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स और हर एक एक्सपर्ट हो गया है कोरोना के विषय, तो कितने सारे वीडियोस आते रहते हैं। सो एक तो जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, पहले तो वो देखें कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ना देखें, क्योंकि क्या होता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हम सभी चीज़ें करने का ट्राई हाँ, करते हैं। राइट। तो आई हैव हैड पीपल जो इम्यूनिटी के जितने भी चीजें हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के जितने भी तरीके हैं, एक इंसान ऑलमोस्ट सभी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के जो तरीके होते हैं, जैसे काढ़ा पीना या फिर च्यवनप्राश खाना या फिर विटामिन सी की गोलियां खाना, तो ये अगर एक्सेसिवली आप अगर करते हैं तो शरीर हमारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उस वजह से ज्यादा हानि होती है रादर देन मेकिंग इट बेटर। सो आप प्रिकॉशंस लीजिए, आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए आप चीजें। हैंड वॉशिंग भी जो हम कहते हैं, वो भी एक्सेसिव करने से आपकी स्किन खराब हो जाएगी। सो ये सारी जो चीजें हमें लिमिट में करनी है, हमें समझना है कि कब जरूरी है कब जरूरी नहीं है, क्या एक्सेसिव हो रहा है क्या एक्सेसिव नहीं हो रहा है। सो ये जो क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये हमेशा अपने आप को पूछना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो लिमिट में कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर रहे हैं। हम्म। तो वायरस के बारे में जानकारी, वायरस के बारे में प्रोटेक्शन की जो चीजें रहती है वो जानना जरूरी है। थर्ड थिंग ये जानना जरूरी है, एंड ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि ये जो वायरस है वो हर एक इंसान को अलग अलग तरीकों से अफेक्ट करता है। कुछ लोगों को ज्यादा हानि पहुंचाता है, कुछ लोगों को तो मतलब बिल्कुल भी एसिम्टोमेटिक रहता है पेशेंट्स, मतलब उनको कुछ भी सिम्टम नहीं होता है लेकिन फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो अलग अलग तरीकों से अफेक्ट करता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन हो गई है, ऐसा नहीं होता है। सो आपको फिलहाल आपके हाथ में क्या है, उन चीजों पे कंट्रोल, जो कंट्रोल हम कहते हैं, उस पे फोकस करना है कि अभी फिलहाल आपके हाथ में प्रिकॉशंस लेना है, आपके हाथ में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए वो लेना है, और आपके बाकी जो कामकाज जो भी कर पाए आप, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। पूरी तरीके से कोरोना में इन्वेस्ट करना या फिर उसी के बारे में सोचते रहना, इट इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज इतना सा कीटाणु है, आप काफी ज्यादा बड़े हैं, उसका सामना करने के लिए आपके पास ज्यादा ताकत है, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन द वायरस। तो ये जो चीजें हैं वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको लगे कि बहुत दिक्कत हो रही है, विचार आते ही जा रहे हैं, डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो तभी आपको किसी तो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने की जरूरत है। एंड इस समय में काफी हमने टास्क फोर्स बनाए थे, जो भी मानसिक प्रोफेशनल थे सभी ने टास्क फोर्स बनाए थे, जहाँ पे फ्री में हम लोग काउंसलिंग दे रहे थे ऑन टेलीफोन। तो उसके भी हमने काफी पीडीएफ्स कई कई प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किया था। सो वो भी उनसे कांटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशली मैं निकिता जी आपसे ये जानना चाहती थी, जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाता है वहां पर एक सिचुएशन बहुत अजीब सी हो जाती है कि वो अपने ही घर में उनको एकदम अलग से रहा जाता है, कोई से बात नहीं कर सकते, किसी से कुछ नहीं कर सकते हैं, और घर में खाना भी देना है तो दरवाजे के बाहर रख दिया उन्होंने, दरवाजा ओपन किया। तो वो ही सिचुएशन होती है ना, वो बहुत घबराहट दे जाती है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। तो क्या होने जी। वाला है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि हमें कुछ म्यूजिक थेरेपी या इस तरह की कुछ चीजें अपनानी चाहिए? कुछ ऐसे सजेशन देना चाहेंगे आप? जी। एक तो क्वारंटाइन जो रहता है, हमें एक चीज समझना इम्पोर्टेंट है कि क्वारंटाइन कुछ ही समय का है, इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग थिंग, इट्स ओनली अ 7 to 14 days का पीरियड रहता है। टेम्पररी पीरियड है, ये जानना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात जो रहता है कि एक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग ये वर्ड काफी यूज करते हैं, लेकिन हम्म। असलियत में देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो रहा है। हम लोगों से बात करना बंद नहीं कर दिया है, हमने हमने बस लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप वही सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे आप फैमिली के साथ कॉल पे रह सकते हैं, वीडियो कॉल्स कीजिए, कनेक्ट कीजिए। तो कनेक्शन जो है वो नहीं छोड़ना है, फिजिकली थोड़ा सा दूर रहना है। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
तीसरी चीज तो यही है कि जो आप कर रहे हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा टेम्परेरी चीज है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये भी रहती है कि जो क्वारंटाइन वाला पीरियड रहता है, क्यों ना आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें या फिर सोचे कि जो मैं यूजुअली नहीं कर पाता था वर्क के वजह से, या फिर जो रूटीन रहता था उसमें ये चीजें मिस आउट हो रही थी, क्यों ना वो एक्टिविटीज के पास वापस चले जाए, या फिर क्या पॉजिटिवली हम कर सकते हैं उस पीरियड में जहाँ से मन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सके, हम्म, बेस्ट ऑफ द टाइम यूज हो सके। सो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर पे कोई नया वेबिनार में आप भाग ले सकते हैं। तो ये सारी जो मीडियम्स है उसमें आप अपना एनर्जी फोकस कर सकते हैं। तो जितना आप सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ या फिर मुझे कोरोना हो गया, इसमें क्या होगा, आप अपना वक्त जाया करेंगे और हम्म। इससे दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी। जबकि आप पॉजिटिवली सोचेंगे और रियलिटी में ज्यादा सोचेंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये कितना टेम्पररी है, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको इस चीज से सामना करने के लिए। निकिता जी, आप हमें एक कोई ऐसा इंसिडेंस बताएंगे जहां पर पेशेंट की सिचुएशन में काउंसलिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, हम्म। कि जी। पेशेंट बहुत खराब हालत में आया था लेकिन उसकी काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग से बहुत फर्क पड़ा, जिससे लोगों को पता चल सके कि काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। ऐसा कुछ बराबर। इंसिडेंस बताएंगे आप? बिल्कुल, मुझे जो याद आ रहा है, सो एक पेशेंट थे जिनकी पूरी फैमिली एडमिट हुई थी हमारे हॉस्पिटल में। सो कैसा हुआ था कि जो पेशेंट थे वो फादर थे, बेसिकली घर के मुखिया थे। हम्म। उन्हें सबसे पहले कोरोना हो गया था, एंड उसके कारण बाकी फैमिली मेंबर्स को भी वो स्प्रेड हो गया था। अब जब ये सब भर्ती हो गए थे तो ये जो पेशेंट थे उन्हें इतनी ज्यादा ग्लानि हो गई थी इस बात से कि मेरे वजह से मेरा पूरा परिवार एडमिट हो गया है, उन्हें हम्म। समस्या हो रही है। मन उदास था, रोने जैसी स्थिति थी। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। जब ऐसी स्थिति हो जाती है इंसान की, तब इम्यूनिटी जो रहती है, जो कि इस बीमारी को सामना करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इंसान कभी-कभी अपनी दवाइयाँ खाना भूल जाता है, या फिर एक तरीके से खाना ढंग से नहीं खा पाता है। सो इस सिचुएशन में हमने उनसे बात की। अ, हमने उन्हें वेंट आउट करने दिया कि क्या महसूस हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक कि उन्हें रोने का भी अपॉर्च्युनिटी दिया कि आप रो लीजिए, बिकॉज़ ये इमोशंस जो है वो बाहर आने ज़रूरी है। एंड स्पेशली विथ मेन, वो रोना पसंद नहीं करते या फिर उन्हें कंडीशन हम्म। किया जाता है कि नहीं, रो आप तो रो ही नहीं सकते। तो वी गेव देम दैट कि आप रोइए, कोई दिक्कत नहीं, लेट इट आउट। वो हो जाने के बाद में हमने उनकी काउंसलिंग की, जहाँ पे हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि किस तरीके का सिचुएशन है, किस तरीके से जो ब्लेम आप खुद पे ले रहे हैं वो एक्चुअली वायरस की गलती है, या फिर एक तरीके से जो स्थिति है उसकी गलती है। आपकी गलती नहीं है, गलती आप नहीं सिर्फ एक है। साधन थे जिससे वो वायरस स्प्रेड हुआ। लेकिन आपने तो पर्पसली नहीं किया कुछ भी, आपने तो जो भी कोशिशें ट्राई की होगी वो की है आपने। तो ये जो ब्लेम शिफ्टिंग वाली जो चीज़ हुई थी, ये बहुत ज़रूरी थी, और ये इसके लिए प्रोफ़ेशनल हेल्प बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड अगेन, क्योंकि फैमिली पूरी एडमिट है, तो काफ़ी जन अलग-अलग वार्ड्स में होते हैं, सो हमें जाके उनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ये एक इंसिडेंट था। दूसरा एक इंसिडेंट जो मुझे याद आ रहा है, वो एक कपल का इंसिडेंट था, जहाँ पे काफ़ी ओल्ड कपल थे। सो जो उनमें से जो हस्बैंड थे, वो उनकी अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया था हॉस्पिटल में आते-आते से ही। अभी जो आंटी थी वो तो हॉस्पिटल में रह गई, क्योंकि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया। सो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप अपने स्पाउस का देहांत देख रहे हैं, फैमिली कोई भी नहीं है, इस सिचुएशन में आपको इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो ऐसी सिचुएशंस में हम काउंसलर्स ने रोज़ हम उनसे बात करते थे। उन्हें भी अगेन रोने का एक साधन दिया, उनसे बातचीत की, उन्हें जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए था वो हम दे पाए उन्हें उस सिचुएशन में। नहीं तो क्या हाल होता उनका, वी कांट इवन इमेजिन कि लूजिंग अ स्पाउस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। हम्म।
सो इन चीज़ों में हमने काम किया था। निकिता जी, अभी आपने वर्क एट होम वाली बात बोली। अब वर्क हुँ, एट होम के उसमें दायरे में अगर हम देखना शुरू करें, तो वर्क एट होम के कारण लोगों के जो वर्किंग आवर्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले आप एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफिस में रहते थे, लेकिन वर्क एट होम के चलते ऐसा हो गया है एवरी टाइम यू आर एट वर्क। तो करेक्ट। किसी भी टाइम पर, खाने के टाइम पर भी आपका वर्क चालू है, डिनर के टाइम पे भी आपका वर्क चालू है, आप सोने जाने की तैयारी करें तो भी किसी बॉस का फ़ोन आ जाता है। ऐसी सारी सिचुएशन लोगों को कहीं-कहीं थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। उन सिचुएशन से बचने के लिए उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप कि किस तरीके से उन्हें दोनों चीज़ों में हैंडल करना चाहिए अपने घर को, और घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आप पूरे दिन आप वर्क एट होम, लेकिन आप सुबह से शाम तक सिर्फ ऑफिस का ही काम करते रहते हो। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? जी। सो ये मैं बहुत लोगों में देख रही हूँ कि ऑफ़िस आवर्स से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा घंटे बिता रहे हैं और एक तरीके से बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस भी होता है फैमिली हुँ, मेंबर्स को, खासकर बच्चों अगर छोटे बच्चे हैं घर पे, तो उस स्थिति में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बच्चों को चाहिए कि माँ-बाप खेलें उनके साथ, लेकिन हुँ, वो समझ नहीं पाते कि माँ-बाप तो अभी लैपटॉप के सामने बैठे हैं, काम कर रहे हैं। और बहुत लोगों को अपना खुद का अलग कमरा भी नहीं होता है काम करने हुँ, के लिए, हुँ, तो वो भी दिक्कतें काफ़ी हो जाती है। सो ये स्थिति में मैं यही कहूँगी एक्चुअली एक तो जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनी के बॉसेस हैं, उन्हें भी थोड़ा-सा ये समझना ज़रूरी है कि अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको कितना काम और कितना समय तक का काम देना, जो कहते हैं हम जो एक सिस्टम रहती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हायर अथॉरिटी से आता है जो काम। हुँ, सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ एक समय मेंटेन करना, एक रूटीन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। गोल सेटिंग काफ़ी जगहों पे हेल्प हो जाती है, कि अगर आप एक गोल्स बना ले कि इतना-इतना करना है एंड बीच-बीच में हल्के-हल्के ब्रेक्स भी ले लेना है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस नहीं होगा। डेस्क पे कुछ एक्सरसाइज़ेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में घर पे एटलीस्ट 3-4 चक्कर लगा के फिर आप वापस से बैठ जाइए। सो इस तरीके से तनाव ज़्यादा महसूस नहीं होगा और कभी-कभार ना बोलना भी लोगों को सीखना चाहिए। करेक्ट। बहुत लोग अभी क्योंकि क्या है बहुत लोगों को थोड़ा-सा डर महसूस हुआ है कि जॉब्स चले जाएँगे एंड क्योंकि जॉब लॉसेस हो रहे हैं। हुँ, 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 सो जो भी काम आता है सब चीज़ें हम अपने सर पे ले लेते हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है सिर्फ तनाव बढ़ रहा है और काम का आउटपुट इज़ नॉट नहीं दैट आ ग्रेट। हुँ, तो हाँ, तो बहुत बार पोलाइटली ना बोलना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सर इतना-इतना सारा काम है, मैं पहले ये फिनिश करना चाहता हूँ। ये हुँ, प्लीज़ आप किसी और को दे पाएँ तो इट वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर मी। हुँ, तो ये जो चीज़ है एक्सेप्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज़ एंड द एम्प्लॉयर, ये दोनों हुँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। निकिता जी, मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगी कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारी बिल्डिंग्स में ऐसा सुनने में आ रहा है, देखा कहीं नहीं मैंने, लेकिन सुनने हुँ, में न्यूज़पेपर और मीडिया से ही पता चलता है कि किसी को पॉज़िटिव वायरस पॉज़िटिव कोई है, तो अगर वो जा रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बना लेते हैं उनसे। उनको फैमिली बॉयकॉट और ऐसा सब होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनके लिए सवाल कर रही हूँ कि जिनकी बिल्डिंग में किसी को हो गया है, उनके फ्रेंड सर्किल में किसी को हो गया है, तो उनसे इस तरह से जो वर्कआउट होता है, उनसे मिलना नहीं या उनसे उनसे ज़्यादा बात नहीं करना या अ, अपने विंडो से झाँक कर देखना, इस तरह से की सिचुएशंस जो होती हैं, वो पेशेंट को और अधिक अंदर से भयभीत कर देती हैं कि अरे! सब करेक्ट। मतलब हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे लोगों को जो सिर्फ़ उनको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि उनको किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट है, उसको एक हौसला मिले। उसको ये ना लगे कि मैंने कुछ गलत कर दिया है या मेरे साथ कुछ गलत बहुत बड़ा गलत हो गया है, इसमें मेरा कोई दोष है। तो क्या करना चाहिए इस तरह जो लोग देख रहे हैं पेशेंट को जाते बिल्कुल। हुए, हाँ, हुँ। उनका रिएक्शंस में क्या अपना बिहेवियर में उनको क्या बदलना चाहिए? जी। सो कैसा है कि हमें भी ये कंप्लेंट्स बहुत आ चुकी है, हमारे जो पेशेंट्स रिकवर होके जाते हैं या जो एडमिट हुए होते हैं, काफ़ी पेशेंट्स ये कहते हैं कि सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे या सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि नहीं तुम कोई दूसरा घर देख लो या कहीं और चले जाओ।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे एक तरीके से मैं सोसाइटी वालों को भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा भय निर्माण हो गया है। सो उस वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं वो, तो वो उनका जो बिहेवियर है मैं समझ पाती हूँ। लेकिन ये बिहेवियर ऑब्वियसली गलत है। ये जो बिहेवियर है, जिस तरीके से आप इंसानों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो ब्लेम शिफ्टिंग है वो इंसान पे ना आए, यहाँ पे एग्ज़ैक्टली वही होता है कि इंसान को ब्लेम किया जाता है। सो रादर जो भी कोई बीमार रहता है, हम इनफैक्ट उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनके परिवार को पूछते रहते हैं कि कुछ मदद चाहिए क्या? खाने के लिए कुछ भेजें क्या? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आप आम तौर पे किसी भी बीमार इंसान के साथ करेंगे, मैं कहूँगी कि वही सारी चीज़ें करना है। येस, फिज़िकली डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन ऑस्ट्रेसाइज़ नहीं करना है किसी भी इंसान को। खासकर जो रिकवर होके आए होते हैं पेशेंट, उनका वायरल लोडिंग वैसे भी बहुत कम होता है। हुँ, इनफैक्ट नेग्लिजिबल होता है, जो कि ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि कोई रिकवरी से आता है तो इनफैक्ट उनका स्वागत प्यार से कीजिए, उनको पूछिए कि कैसे हैं आप। उन्हें अगर उनके परिवार को कोई मदद की ज़रूरत है, स्पेशली क्वारंटाइन में रहते हुए, खाना-पीना वगैरह ये सब नहीं उपलब्ध होता है, सो अगर उनको वो खरीदारी में मदद चाहिए, तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी कोऑपरेट करे, एंड 3 से 6 फीट के अंदर ही वो वायरस ट्रांसमिट होता है। तो अगर आप घर पे बैठे और वो इंसान नीचे है, तो आपको वायरस नहीं पकड़ने वाला है। तो अगेन जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है वायरस के बारे में, एंड फाइनली ये समझना कि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है, किसी को भी कहीं से भी वो वायरस अफ़ेक्ट कर सकता है। सो अ, तो ये इंसान की गलती नहीं है, हुँ, हुँ। एक इंसान का एक तरीके का बैड लक हो गया है, जिस वजह से ये शायद से वायरस हो गया था। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ वेरी डेंजरस डिजीज, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। किसी भी और डिजीज की वजह से जो दिक्कतें होती, जो भी वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं, उसी तरीके का डिजीज है, जो कि कुछ दिनों में रिकवर भी हो जाता है। सिर्फ कुछ लोगों को है जो डिजीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाता है, जैसे बहुत ज्यादा ओल्ड एज हुआ या फिर कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा हुए, जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, हुँ, हुँ, डायबिटीज, हुँ। इन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगी कि जो भय और प्रिकॉशंस का जो ब्रिज है, वो हमें जो गैप है वो हमें ब्रिज करने की जरूरत है। क्योंकि क्या हो रहा है कि भय के कारण हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ज्यादा होंगे। राइट। वो इंसान मानसिक तौर से भी परेशान हो सकता है, और आप अपने रिश्ते बिगाड़ रहे हो सोसाइटी में। तो ये चीजों पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच निकिता जी। आपने बहुत सारी बहुत ऐसी बातें बताई जो कि सामान्य लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ये लास्ट में ही जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी वाली बात बोली, ये बात जैसे आपने जो बोला कि बहुत सारा भय है एम्प्लॉइज़ के बीच में, कि वो जल्दी से ना नहीं बोलते, उनको लगता है कहीं जॉब चली जाएगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि आपकी जॉब इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट मोर देन योर मेंटल हेल्थ। तो अपने आप को एग्जैक्टली। मेंटली मेंटली फिट एंड फाइन रखने के लिए वो ज़रूरी है कि जहाँ आपको आपकी लिमिट्स पता है, आप उन लिमिट्स के बाद अपने एम्प्लॉयर्स को बोलें। और एम्प्लॉयर्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे एम्प्लॉइज़ की भी कुछ लिमिट्स हैं और उन लिमिट्स में काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच निकिता जी, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही और आई होप कि हमारे दर्शक आपकी जानकारियों से जीवन में बहुत लाभ उठा सकेंगे। और कोविड की भी सिचुएशन, जो कोविड की सिचुएशन है, वो एक सिचुएशन अलग है, लेकिन बाकी जो सारी सिचुएशन है, उसमें लाइफ लॉन्ग आपकी ये चीज़ें उनको हेल्प करेंगी। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। नारायण, नारायण, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नारायण। दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू थर्ड डायमेंशन। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ।